जय हिंद स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग अपनी सोशोलॉजी की सीरीज कंटिन्यू रख रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि व्हाट डज इट मीन बाय फैमिली एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, एंड आई हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ फैमिली। परिवार क्या है, परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, परिवार की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांत जिम्मेदार माने जाते हैं या कौन कौन से सिद्धांत का सपोर्ट किया जाता है वैज्ञानिकों, सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा। इस पर हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। अब हम इस फैमिली के जो अन्य विशेषताएं हैं उन पर भी हम लोग काम करेंगे ताकि ये फैमिली के टॉपिक को पूरा कर पाएं। और पूरा करने के बाद जो प्रश्न मैंने वीडियो के प्रारंभ पर फर्स्ट लेक्चर में आपसे पूछे थे या आपके साथ डिस्कस किए थे परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में, उन प्रश्नों के उत्तर मेंस के परिप्रेक्ष्य में आपके पास होने चाहिए। तो ये हम लोगों का सोशियोलॉजी का कंटिन्यूशन है, इसको देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे परिवार की सामान्य विशेषताएं। पहले मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम लोगों ने कल परिवार के बारे में समझा। परिवार, इसको आप लोग ऐसे भी समझिएगा, मैं यहां पर परिवार की दो तरह की विशेषताएं बताने वाला हूं। एक है जनरल फीचर्स और एक है डिस्टिंक्टिव फीचर्स। डिस्टिंक्टिव फीचर्स, सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण, अगर हम सामान्य और विशिष्ट लक्षण की बात करें तो इसमें डिफरेंस हमको आना चाहिए। और डिफरेंस यह है कि किसी भी परिवार की सामान्य विशेषताएं जो जनरल फीचर्स हैं या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वे होते हैं जो अक्सर सभी परिवारों में पाए जाते हैं। सभी परिवार में, क्योंकि जनरल है, कॉमन है, उनको हम कॉमन फीचर्स भी कह सकते हैं। बट डिस्टिंक्टिव या विशिष्ट लक्षण परिवार के वे लक्षण होते हैं जो कुछ परिवारों में पाए जाते हैं, सभी परिवारों में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो हम इनको आज डिफरेंशिएट करके समझते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिवार की सामान्य विशेषताएं। तो किसी भी परिवार की सामान्य विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता होती है मैटिंग रिलेशन। इसको कहेंगे मैटिंग रिलेशन, यानी शारीरिक संबंधों के आधार पर बनाए गए संबंध। दुनिया के किसी भी परिवार में जहां भी परिवार शब्द दिखेगा वहां ये कॉन्सेप्ट आएगा कि परिवार जो बनता है उसका पहली कॉमन फीचर होता है कि वह संतानोत्पत्ति करेंगे, और संतानोत्पत्ति के लिए फिजिकल रिलेशन मस्ट होते हैं। इस कारण से मैटिंग रिलेशन फैमिली की वो फीचर है जो कॉमन है, लगभग दुनिया के सभी समाजों में पाई जाती है मैटिंग रिलेशन। तो मैटिंग रिलेशन एक कॉमन फीचर्स है जो किसी भी समाज में पाया जाता है, जैसे शारीरिक संबंध के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। दूसरी किसी भी परिवार की जो सबसे जरूरी विशेषता होती है वो होती है कि द पीपल बिलोंग्स टू अपोजिट सेक्स। पीपल बिलोंग्स टू अपोजिट सेक्स, as I have discussed in my previous lecture, that in present scenario the concept of opposite sex does not match. Even the traditional common feature of family is the two people of opposite sex are essential for making family. परिवार के लिए दो विषम लिंगियों की आवश्यकता अवश्य होती है, जिसे कहते हैं पीपल ऑफ अपोजिट सेक्स। ये ऐसी विशेषता है जो कॉमन है और लगभग सभी समाजों में पाई जाती है। इसके अलावा सोशल ड्यूटीज यानी सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल ड्यूटीज। तो जो सोशल ड्यूटीज है वो किसी भी समाज की अनिवार्य विशेषता होती है, किसी भी परिवार की, क्योंकि परिवार के पास कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर होती है और वह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही उसको, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग से लिख लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसको कहेंगे उत्तरदायित्व और इसको कहेंगे कर्तव्य और इसको कहेंगे
विषम लिंगियों का समूह और इसको कहेंगे शारीरिक समूह। ये लगभग सभी समाजों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें परिवार की सामान्य विशेषताएं कहा जाता है, क्योंकि इनका ये ऐसी चीजें हैं जो जहां परिवार होगा वहां अवश्य अनिवार्यतः पाई जाएंगी। तो इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल हैं, यूनिवर्सली फीचर्स हैं जो फैमिली में अवश्य पाए जाएंगे। अब हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो अक्सर परिवारों में अलग अलग फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक, इनको ध्यान से समझेंगे, विशिष्ट लक्षणों को, डिस्टिंक्टिव फीचर्स को। पहला है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों की संख्या। जैसे किसी किसी समाज में जॉइंट जो फैमिली हैं वो बहुत कॉमन होती हैं, किसी किसी परिवार में पॉलीएंड्रियस कल्चर होता है, कहीं कहीं पॉलीगैमियस कल्चर होता है, कहीं मोनोगैमियस कल्चर होता है, अर्थात किसी समाजों में एक विवाह पाए जाते हैं, कहीं कहीं समाजों में बहुविवाह पाए जाते हैं, कहीं कहीं समाजों में समूह पुनर्विवाह मैरिजेस होते हैं। इसका मतलब होता है कि परिवार में सदस्यों की संख्या सभी परिवारों में एक जैसी नहीं होती है, और अगर जो चीज सभी परिवारों में एक जैसी नहीं है इसका मतलब विशिष्ट है, कहीं कहीं पाई जाएगी, तो इसे हम लोग कहते हैं परिवारों के विशिष्ट लक्षण या डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ फैमिली। गॉट इट? तो ये आपको समझ में आया होगा, जिसे कहते हैं परिवार के सदस्यों की संख्या। परिवार के सदस्यों की संख्या ये एक जैसी नहीं होती है। दूसरा है प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैमिली, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैमिली। इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे परिवारों के निर्माण की पद्धति हर समाज में अलग अलग होती है, इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि विवाह अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे किसी समाज में अपहरण विवाह होता है, अपहरण विवाह मैरिज बाय कैप्चर होता है। किसी किसी समाज में देखेंगे मैरिज बाय एक्सचेंज होता है, विनिमय विवाह होता है। किसी किसी समाज में मैरिज बाय परचेज होता है, खरीद करके विवाह किया जाता है। तो परिवार तो कॉमन है, ये तीनों ही विधियों में बन रहा है, फैमिली तो फॉर्म हो रही है, लेकिन सभी समाजों में फैमिली बनने की प्रोसेस अलग अलग है, सेपरेट है। तो व्हेन वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस फॉर मेकिंग फैमिलीज अकॉर्डिंग टू द ग्रुप एंड कम्युनिटीज एंड एरियाज, तो उसको हम लोग कहते हैं कि परिवारों के बनने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग पाई जाती है, और वह कॉमन नहीं है, हर किसी में कॉमन नहीं है, डिस्टिंक्टिव फीचर है, इसलिए उसे कहा जाता है परिवार बनने की प्रक्रिया। परिवार बनने की प्रक्रिया। ठीक, दो हुए। तीसरा होता है रिलेशन अमंगस्ट फैमिली मेंबर्स, रिलेशन अमंगस्ट फैमिली मेंबर्स। अमंगस्ट फैमिली मेंबर्स, तो परिवार के सदस्यों के बीच के संबंध। जैसे मैंने बताया कि परिवार में दो तरह के संबंध पाए जाते हैं बेसिकली, या तीन प्रकार के संबंध जो मैंने आपको बताए थे। पहला था रिलेशन बिटवीन हस्बैंड वाइफ, दूसरा था रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, और तीसरा था रिलेशन बिटवीन सिबलिंग्स, यानी भाई बहनों के बीच में पाए जाने वाले संबंध। तो इससे क्या समझ में आया? इससे यह समझ में आया कि परिवार में तीन तरह के संबंध अक्सर पाए जाते हैं, लेकिन इन संबंधों का जो नेचर है, प्रकृति है, वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर सकती है, ग्रुप टू ग्रुप वेरी कर सकती है। तो द रिलेशंस अमंगस्ट फैमिली मेंबर कैन वेरी थ्रू सोसाइटीज एंड प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के पाए जा सकते हैं। इसको हम उदाहरण के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नागाओं में या उनके आसपास के खासियों में कुछ ऐसे कल्चर भी देखे जाते हैं, जैसे वहां सिंबॉलिकली ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर के बीच में शादी की जाती है, या फिर ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन के बीच में शादियां की जाती हैं। तो जो रिलेशन का नेचर है, तो जो टाइप है,
वो अक्सर अलग अलग देखा जाता है कई समाजों में। तो परिवार तो कॉमन हुआ, लेकिन उस परिवार के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच के रिलेशन अलग अलग होते हैं। जैसे कई परिवारों में ये परंपरा देखी जाती है कि एक परिवार जहां पर लड़की का विवाह किया जाता है वहीं से एक लड़की अपने परिवार के लिए ले ली जाती है। इसे मैरिज बाय एक्सचेंज कहते हैं। ट्राइबल कल्चर में उसको दूध लौटावा भी कहते हैं। ट्राइबल कल्चर में, स्पेशली गोंड कल्चर में, उसको दूध लौटावा कहते हैं। राजस्थान में भी ये कल्चर पाया जाता है, जहां उसे आटा साटा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में भी ये कल्चर पाया जाता है। तो इस तरह से ये कल्चर अलग अलग रीजन्स में, परिवारों में पाया जाता है। तो परिवारों में लोगों के बीच के संबंध अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, इसको कहते हैं सदस्यों के बीच में संबंध। सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंध। ठीक, गॉट इट। नेक्स्ट, और क्या ऐसी चीजें हैं जो परिवार को, एक परिवार को दूसरे परिवार से अलग करती हैं? हाँ, एक परिवार को दूसरे परिवार से अलग करती हैं। अब अगर हम मॉडर्निटी को इसमें जोड़ देंगे, अगर हम प्रेजेंट ट्रेडिशनल की बात नहीं करेंगे, मॉडर्न वर्डिंग को इसमें जोड़ेंगे, तो जैसे दो चीजें इसमें बहुत ही अलग होंगी। एक है से, जैसे हमने सामान्य लक्ष्य विशेषता देखी थी, एक जनरल फीचर्स देखा था कि दो अपोजिट सेक्स के लोग मिलकर के एक परिवार बनाते हैं विवाह के द्वारा। लेकिन अगर हम मॉडर्न उसमें कहेंगे तो यहां पर LGBT कम्युनिटीज के लिए जो राइट दिए गए हैं उसके आधार पर सेम सेक्स मैरिज भी अलाउ की गई। सेम सेक्स मैरिज कैन ऑल्सो मेक फैमिली, वो भी फैमिली बनाती है बाय अडॉप्टिंग चिल्ड्रंस। ठीक है, तब भी चिल्ड्रन बनता है। एक तो ये हमारे सामने एक्सेप्शन है, या फिर एक्सेप्शन अर्थात अपवाद है। अपवाद है सेम सेक्स मैरिज। तो ये स्पेशल फीचर्स है, सब जगह नहीं होता है सेम सेक्स मैरिज। ये डिबेट का विषय है। दूसरा है हमारे यहां पर कि सिंगल मदर आइदर सिंगल पेरेंट। ये बहुत, सिंगल मदर या सिंगल फादर, ये भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास सिंगल पेरेंट का। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया है, बट दे फॉर्म देयर फैमिली, दे हैव फॉर्म्ड देयर फैमिली, उन्होंने अपने परिवार बनाए हैं। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि अब विवाह के लिए, परिवार बनाने के लिए विवाह की एसेंशियल जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया है। तो जो नीड ऑफ मैरिज थी फॉर मेकिंग फैमिलीज, नाउ दैट इज गॉट डिस्टिंक्ट, वो खत्म हो गई। उसको लोग नहीं मानते हैं। क्यों? जैसे हम कुछ सेलिब्रिटी का नाम ले सकते हैं। एक बॉलीवुड के प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं, धर्मा ग्रुप के, क्या नाम है उनका, करण जौहर। उन्होंने बच्चों को गोद लेकर के अपना परिवार बनाया है। ठीक, और अगर हम एक और बॉलीवुड में काम करने वाली कोई अदाकारा है, साक्षी तंवर, साक्षी तंवर, उन्होंने भी बच्चों को गोद लेकर के परिवार बनाया है। तो क्या इन्होंने परिवार तो बनाया है, लेकिन परिवार की प्रोसेस को फॉलो किया है जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने परिवार बनाया है तो विवाह भी किया? नहीं, उन्होंने विवाह नहीं बनाया है। तो एक तो ये भी चेंज हो गया है कि अब विवाह की अनिवार्यता परिवार बनाने के लिए बची नहीं है। एक चीज को और मैं चैलेंज करना चाहूंगा कि फैमिली के लिए मैटिंग रिलेशन बहुत जरूरी है। तो यहां उन दोनों चीजों का उल्लंघन हुआ है। यहां और भी बहुत सारे केसेस हैं जहां इसका उल्लंघन हुआ है। जैसे कि दो लोगों ने जब विवाह किया और वो परिवार बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, तो मैटिंग रिलेशन के थ्रू ये बच्चा पैदा करते हैं। तो ऐसी स्थिति तो बहुत कॉमन है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो मॉडर्न चेंजेस ऑफ फैमिली है उसमें हम ये भी देखते हैं कि अब लोग बच्चों को गोद लेकर के अपनी फैमिली को फॉर्म करते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है, और भी कई कारण हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी टेक्निकल एस्पेक्ट के द्वारा ही अपने परिवार को पूरा करते हैं। तो परिवार गोद लेकर के पूरा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि मैटिंग रिलेशन की जो अनिवार्यता थी वो भी खत्म हो गई है। तो दो चीजें तो परिवार में बहुत तेजी से बदली हैं कि परिवार में अब परिवार बनाने के लिए विवाह की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपने देखा एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको बताया। दूसरा ये भी है कि परिवार बनाने के लिए मैटिंग रिलेशन भी जरूरी नहीं है। ये हम लोग उस प्रश्न के आंसर में लिखते हैं जब हमसे ये पूछा जाता है कि व्हाट चेंजेस कैन बी सीन इन प्रेजेंट टाइम इन मॉडर्न फैमिलीज। तो मॉडर्न फैमिलीज के बनने की कहानी कुछ और है और ट्रेडिशनल फैमिली जो थी उनके बनने की कहानी कुछ और थी। तो धीरे धीरे इस फैमिली इंस्टीट्यूशन में या फैमिली सोसाइटी में, कमेटी में इतने सारे चेंजेस हमको देखने को मिले हैं।
तो फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो इन सोशोलॉजिकल लैंग्वेज। तो फैमिली जो इंस्टीट्यूशन है, परिवार नामक जो संस्था है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन अभी देखने को मिले हैं। जब हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे देन आई विल टेल यू कि व्हाट कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस इन मॉडर्न फैमिलीज। तो मॉडर्न फैमिलीज में क्या बदला है, क्या नहीं बदला है, ये आप अच्छे से समझते हैं। तो फैमिली के जो फीचर्स थे, कॉमन फीचर्स एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स, हमने इन दोनों पे चर्चा की। आप इसको अपने आप भी लिख सकते हैं। जब आपको कुछ ऐसी चीजें दिखें जो सभी परिवारों में कॉमन है, वे कॉमन फीचर्स हैं, जनरल फीचर्स हैं। अगर आपको किसी भी परिवार में ऐसी चीजें दिखें जो परसेंट फैमिली टू फैमिली वेरी करती हैं, कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी करती हैं, एरिया टू एरिया वेरी करती हैं, तो हम उसे कहते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ फैमिलीज एंड व्हाट चेंजेस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड इन डिस्टिंक्टिव वेज ऑफ या फीचर्स ऑफ फैमिलीज इन प्रेजेंट सिनेरियो। वर्तमान में परिवारों के विशिष्ट लक्षणों को समझाते हुए उत्पन्न हुए परिवर्तनों को समझाइए कि कौन कौन से परिवर्तन विशिष्ट लक्षणों में हुए हैं, पहला। दूसरा, सिंपल सा क्वेश्चन एक 7 नंबर का या 2 नंबर का पूछा जा सकता है कि व्हाट आर कॉमन या जनरल फीचर्स ऑफ फैमिली। फैमिली के सामान्य लक्षण कौन से हैं, विशिष्ट लक्षण कौन से हैं। पहले इन दोनों को आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। एक ऐसे जो फैमिली टू फैमिली वेरी करते हैं, एरिया टू एरिया वेरी करते हैं, वे डिस्टिंक्टिव, और जो सभी फैमिलीज में अनिवार्यतः पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉमन फीचर्स या जनरल फीचर्स। तो आई थिंक आप लोग ये समझ पाए। हम यहाँ पर एक चीज और समझना चाहेंगे कि मॉडर्न टाइम में जैसे मैंने आपको ये चेंजेस बताए, हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस देखे गए। चेंजेस केवल साइज में ही नहीं देखे गए। देखिए, चेंजेस इन फैमिली, चेंजेस इन फैमिली, ध्यान से समझिएगा। पहला चेंजेस हमको दिखाई देता है साइज ऑफ फैमिली। साइज ऑफ फैमिली ये बदला है कि नहीं बदला है? बहुत तेजी से बदला है। जहां पहले हमारे पास जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली हुआ करते थे, नाउ वी हैव न्यूक्लियर फैमिली। परिवार का आकार घट रहा है तेजी से। अब आपने देखा हस्बैंड वाइफ और 1 या 2 बच्चे मैक्सिमम। पहले हस्बैंड वाइफ 8-9 बच्चे बहुत कॉमन होते थे। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ये बहुत डिटेलिंग वाला टॉपिक है, डिटेलिंग वाला पॉइंट है कि भाई इतने बच्चे क्यों होते थे। तो उसके पीछे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये था कि लोग लड़के की चाहों में बहुत सारी बच्चियों को पैदा करते थे। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। और जैसे ही बेटा हुआ, फुल स्टॉप, उसके बाद कोई बच्चा नहीं। तो ये दिखाता है, अगर आप एक ऐसी जनरेशन से मिलेंगे तो वहां पर सबसे छोटा भाई ही होता था, बहनों का सबसे छोटा भाई ही होता था। तो ये चेंज हो गया है। अब साइज ऑफ फैमिली पहले जैसा नहीं रहा है। तो परिवार के आकार में परिवर्तन हुआ है। अच्छे से समझते हैं आप, परिवार के आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा देखते हैं कि अब परिवार के लोगों में रिलेशन पहले जैसे ही हैं जैसे पहले होते थे। अब आप देखेंगे मॉडर्न फैमिलीज में रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर फेमिलियर, फ्रेंडशिप वाले रिलेशन उनके बीच में। वे एक दूसरे की बातों को समझते हैं, बच्चों को प्राइवेसी देते हैं, और बच्चों पर जो बहुत सारे बैरियर्स लगाए जाते थे और ऑब्स्टिकल्स लगाए जाते थे, अब वो नहीं है उनके लिए, हर्डल्स नहीं होते हैं। वे उनसे पूछ करके सारी बात करते हैं। एक तो ये चेंजेस हुआ है, चेंजेस बिटवीन, चेंजेस इन रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये चेंज हुआ है। क्या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में चेंज हुआ है? बिल्कुल हुआ है चेंज। नाउ वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ जेंडर इक्वलिटी, जहां महिला और पुरुष के बीच के संबंधों में समानता देखी गई है। एक समय ऐसा होता था कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती थी, परिवार के सारे डिसीजन पुरुष ही लिया करते थे। लेकिन ये इस बात को दकियानूसी तरीके से सोचना बहुत जरूरी है कि लोग कहते थे कि दकियानूसी तरीके से ये सही है कि पुरुष ही सही डिसीजन ले सकता है। नहीं, डिसीजन अच्छा एलिजिबल व्यक्ति ले सकता है। इट डजंट मैटर कि दैट पर्सन इज मेल और फीमेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और हमारे देश में से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां महिलाओं ने अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव किया है। जैसे रजिया सुल्तान की हम लोग बात कर सकते हैं, उसने इसको प्रूव किया है।
और अगर हम और मॉडर्न एरा की बात करेंगे तो इतनी सारी हमारी जो रेवोल्यूशनरी महिलाएं थी, पॉलिटिक्स में जो महिलाएं रहीं, और आज़ादी के बाद बात करेंगे तो इंदिरा गांधी हैं, उन्होंने इसको प्रूव किया है। मैडम भीकाजी कामा थी, उन्होंने इसको प्रूव किया है। दुर्गा भाभी थी, उन्होंने प्रूव किया है। तो ऐसा नहीं है, जब भी मौका मिला है उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। और जेंडर जो इक्वलिटी थी, आज वो हमारे पास जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। परिवार में स्त्री पुरुष दोनों के बीच के रिलेशन बराबर के हुए हैं, दोनों ही डिसीजन मेकर हैं। उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, जैसे महिलाओं का इकोनॉमिकली साउंड होना, महिलाओं का इकोनॉमिकली साउंड होना, महिलाओं का पढ़ा लिखा होना, महिलाओं का एलिजिबल होना, ये सारी चीजें हैं जिसने जेंडर इक्वलिटी को खत्म किया। तो देयर आर चेंजेस इन रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑल्सो, एंड देयर आर चेंजेस बिटवीन द रिलेशन ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, उनके बीच में भी चेंज हुए। तीसरे जो मैंने कहा था कि सिबलिंग के रिलेशन भी चेंज हुए ना, सिबलिंग यानी भाई बहनों के बीच के रिलेशन भी चेंज हुए। अब वे लोग दोस्त हैं, समझदार हैं, एक दूसरे की चीजों को समझते हैं, और शायद इसीलिए एक दूसरे को बहुत अच्छा गाइडेंस भी दे सकते हैं। तो अब वो पहले वाले संबंध नहीं रहे हैं परिवार में। नेक्स्ट, परिवार में मॉडर्न फैमिलीज में एक और चेंज बड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं कि परिवार की ड्यूटीज बदल गई हैं। पहले परिवारों में अक्सर ये देखा जाता था कि बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी माँ बाप पर होती थी, और होनी भी चाहिए, उन्होंने बच्चों को पैदा किया है। लेकिन आज के इस मॉडर्न एरा में, मतलब कह सकते हैं एक्सट्रीम मॉडर्न एरा में, हम लोग ये पाते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, और ऐसे में बच्चा, उनको पहली बात तो प्लान करना पड़ता है कि हमको बच्चा करना कब है। दूसरा कि अब बच्चा करना पुरुष का डिसीजन नहीं है कि मुझे बच्चा करना है। बच्चा पैदा करने के लिए डिसीजन मेकिंग जब होती है तो उसमें महिला और पुरुष दोनों की भूमिका होती है। जब वो लोग उसको लालन पोषण करने के लिए, नर्सरिंग करने के लिए रेडी होते हैं, समय देने के लिए तैयार होते हैं, तब बच्चा पैदा करते हैं। अगर नहीं करते हैं ऐसा, तो उसके बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, उस कारण से कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, वो बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा? तो बच्चे की देखभाल फिर किसी सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन के पास चली जाती है। जैसे कि हम उसके लिए नैनी रख सकते हैं, आया रख सकते हैं उसकी देखभाल करने के लिए। जब ये लोग इसकी देखभाल करते हैं तो बच्चे के चरित्र पर जिसका प्रभाव पड़ना चाहिए, जिस कैरेक्टर पर उसके माँ बाप की छांव पड़नी चाहिए, वो थोड़ी सी कम पड़ने लगती है, क्योंकि वो लोग उसको समय नहीं दे पाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हम केवल हॉस्टल की फीस भर के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की केवल पैसे से नहीं की जा सकती है, उसमें आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा उसको। इसीलिए जब बच्चा पहले हॉस्टल में पढ़ता है, फिर उस बच्चे का वो लोग कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में व्यस्त रखने की। जैसे उसको आर्ट की एक्टिविटीज सीखने के लिए भेज देंगे, गिटार सीखने के लिए, या कोई डांस सीखने के लिए भेज देंगे। तो वो चाहते हैं क्योंकि वो घर पर रहेगा, हम उसको समय नहीं दे पाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा उसको बिजी रखने की कोशिश करते हैं। फिर उसको दूसरे हॉस्टल में भेज देते हैं, फिर वो बड़ा होता है तो बड़े हॉस्टल में भेज देते हैं, और उसके जीवन का वो समय जहां उसे बहुत कुछ सीखना था, अपनी फैमिली से मिलना था, वो उस फैमिली से इतना फेमिलियर नहीं हो पाया। वो पला बढ़ा, उसका सोशलाइजेशन उस फैमिली के द्वारा नहीं हुआ, अपने दोस्तों के बीच में हुआ और हॉस्टल में जाकर के हुआ। तो उसके सोशलाइजेशन और उसके कैरेक्टर में ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग में दिखाई देती हैं, उसके उस व्यवहार में दिखाई देती हैं। जब वह किसी फैमिली मेंबर से मिलता है, उसने अपने अंकल को कभी नहीं देखा होता है, बहुत रेयरली देखा होता है, तो अंकल के साथ उसका अटैचमेंट ज्यादा अच्छा नहीं होता, उसे अंकल वैसे ही लगते हैं जैसे कॉलोनी के बाकी अंकल लगते हैं। इस कारण से उसके व्यक्तित्व में ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और फिर जब ऐसा ही बच्चा, जब ये कहता है, कोई डिसीजन लेता है अपनी लाइफ में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जीवन साथी चुनने का डिसीजन लेता है बिना माँ बाप से पूछे, तो उसके माँ बाप उसके दोस्तों को फोन लगा करके कहते हैं कि ये हमारी तो सुनता ही नहीं है। अब आप किस अधिकार से कह रहे हैं कि वो आपकी सुनता ही नहीं? कभी आपने उसकी सुनने की कोशिश की कि वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है? तो उनको ऐसा लगता है कि शायद माँ बाप ऐसे ही होते होंगे, हमको अपने दोस्तों के बीच में पढ़ना वढ़ना है, सारे डिसीजन खुद ही लेना है। तो इस तरह से जो चेंजेस आ रहे हैं फैमिली में, डिसीजन मेकिंग में, वो बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं, है ना? तो एक सॉफ्ट तरीका है कि हम बच्चों से लगातार बात करते रहें। परिवार संबंधों से बनता है, संख्या से नहीं बनता है। एक छत के नीचे रहने से परिवार नहीं होता है। परिवार के लोगों के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए, है ना? और वैसे भी परिवार की जो परिभाषा है वो माँ बाप ही पूरी करते हैं, भाई बहन भी परिभाषा पूरी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई बच्चा बाहर नौकरी करता है, जब भी कोई बच्चा बाहर रहता है, तो माँ उसे कभी नहीं पूछती है कि तूने क्या किया क्या नहीं किया। माँ उसे हमेशा वही पूछती है कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया।
और जिस घर में माँ होती है तो उसकी टेक केयर अच्छी होती है, और जिस व्यक्ति की सिस्टर बहन समझदार हो जाती है वो बच्चा कभी अपने घर से भूखा नहीं निकलता है। तो परिवार में बहुत सारे लोग लगते हैं बनने में। परिवार इमोशन से बनता है ना। और इंडियन फैमिली में तो इमोशन कूट कूट के भरा हुआ है। इंडियन फैमिली की बात करेंगे, वहां तो इतना ज्यादा इमोशन भरा हुआ है कि जो अपन को वेस्टर्न वर्ल्ड में दिखता ही नहीं है। यहाँ तो लोग इतने क्या कहते हैं उसको, सेंटिमेंटल हो जाते हैं अपने एक दूसरे मेंबर्स के लिए, कहते हैं उसको हिंदी में भावुक हो जाते हैं। तो इतने सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। और परिवार के काम भी बदल गए हैं। पहले परिवार में दादा नानी, दादा दादी कहानियां सुनाते थे, अब वो कहानियों की जगह मोबाइल फोन ने ले ली है, टीवी ने ले ली है। तो हमारे जो परिवार का एक काम होता था पहले, जब हम परिवार के काम पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, तो उसमें आता है टू क्रिएट रिक्रिएशंस एंड एंटरटेनमेंट। परिवार लोगों का मनोरंजन भी करता था, सोशल सेटिस्फेक्शन भी देता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी देता है, सोशल सिक्योरिटी भी देता है। अब लेकिन मनोरंजन वाला काम उस परिवार के पास नहीं है। अब वो डिजिटल क्या किसी गैजेट्स के पास पहुंच गया है, चाहे वो फोन हो, वीडियो गेम हो, टीवी हो, इंटरनेट हो, किसी के भी हो, लेकिन अब परिवार के सदस्यों के पास नहीं है, क्योंकि वो कहानियां कोई सुनना भी नहीं चाहता है। तो परिवार में ये चीजें तो बड़ी हैं। दूसरा कि अब परिवार में एक चेंज और हुआ है कि परिवार में इंडोर जो आउटडोर जो गेम्स होते थे वो लगभग खत्म हो गए हैं, और बच्चों के फिजिकल जो फिटनेस है वो थोड़ी सी वीक हुई है, क्योंकि इंडोर गेम्स की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। तो फैमिली में, मॉडर्न फैमिली में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे जब हम इस आंसर को डिस्कस करेंगे। तो उस आंसर को डिस्कस करेंगे, अगर हम सुन लेंगे उस आंसर को आप लोग, तो शायद उसका एक बेटर आंसर लिख पाएंगे। और बेटर आंसर वो नहीं होता है कि जो हमने कहीं भी, बेटर आंसर वो होता है जिसमें आपके वर्ड्स हो, आपने उसको खुद क्रिएट किया हो। तो यू शुड बी क्रिएटर ऑफ आंसर, यू आर नॉट सपोज टू बी मगअप ऑल द आंसर्स। आपको सारे आंसर मगअप नहीं करने, याद नहीं करने, ये पॉसिबल भी नहीं है कि मेंस के लिए बहुत सारे आंसर को याद करें। हमारे दिमाग में, दिमाग के चारों तरफ वो पॉइंट घूमने चाहिए जिन्हें हम पेपर पे लिखना चाहते हैं। हम उनको चूज करके लिखते जाएंगे, और ये प्रोसेस इतनी फास्ट होगी कि हमारा आंसर एक निश्चित टाइम में ही तैयार होगा। तो आप समझ पाए कि परिवार में कौन कौन से बेसिक चेंजेस हुए हैं। दो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द चेंजेस अंडर द टॉपिक एंड द क्वेश्चंस चेंजेस इन फैमिली ऑफ मॉडर्न एरा। तो मॉडर्न फैमिली में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उस पर हम लोग देखेंगे। दूसरा कि परिवार का मॉडर्न में नेचर भी चेंज हो गया है। नेचर का मतलब क्या है कि परिवार इतने परमानेंट नहीं रहे हैं जितने पहले हुआ करते थे। हम आजकल टेम्परेरी फैमिलीज को देख रहे हैं, स्थायी परिवारों में कमी आने लगी है। इसका मतलब है कि डाइवोर्स के केसेस या परिवारों के टूटने के केसेस बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलते हैं, है ना। तो ये हम सब डिस्कस करेंगे, जो करंट सिनेरियो से इसका आंसर हमको बनाना है। और प्रश्न बहुत सरल है, प्रश्न आप लोग चाहें तो लिख लीजिए कि वर्तमान में परिवारों में कौन कौन से परिवर्तन देखे गए, या फिर सिंपल व्हाट आर द मॉडर्न चेंजेस इन फैमिली। परिवार में मॉडर्न समय में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। और मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं कि हमारी लाइफ स्टाइल इसके लिए बहुत जिम्मेदार होती है। जब हम लोग एक बड़े से घर में रहते थे, कहते हैं कि जब एक घर होता था और उसमें 2 ही कमरे होते थे और 6 लोग उसमें रह लेते थे, 4 लोग उसमें रह लेते थे, एक कॉमन वॉशरूम है उसको यूज कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें बढ़ी, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ। आज हर बच्चे के रूम के साथ उसका एक अटैच टॉयलेट है। बच्चे का अटैच टॉयलेट है तो वो अपने रूम में बिजी रहता है, उसकी प्राइवेसी है, हर बच्चे के पास है। जो भी 2-3 बच्चे हैं, माता पिता के पास भी है अलग। तो इस तरह से जो प्राइवेसी जो बढ़ी है, और सब लोग एक ही रूम में बैठे रहते हैं और अपने अपने फोन पे बात करते रहते हैं या अपने फोन में बिजी रहते हैं। इस बात को पहले सोचिए कि सोशलाइजेशन कैसे होता होगा जब घरों के सारे सदस्य मिलकर के बैठ करके कुछ ना कुछ खेलते होंगे या बातें करते होंगे, तो वे सब एक दूसरे के अंदर झांक लेते थे कि किसके पास क्या चल रहा है। आज इतना समय नहीं है। दूसरा कि हमारी लाइफ स्टाइल, कि भाई बच्चा रात भर पढ़ता है, रात भर पढ़ता है या नहीं भी पढ़ता है, कुछ और करता है, तो वो जगेगा तो लेट सुबह, तो उसके जगने का समय होता है 9:30 से 10। उस समय तक उसके फादर साहब ऑफिस जा चुके होते हैं, तो फादर से मुलाकात नहीं हुई। फादर शाम को ऑफिस से 5:30-6 बजे आते हैं, वो शाम को कोचिंग से या लाइब्रेरी से या कहीं और से, क्लब से घर आता है रात को 10 बजे, तो उसकी मुलाकात फादर से हुई नहीं, उसके फादर तब तक सो चुके थे। तो ऐसा कहते हैं कि कई बार 10, 20, 30 दिनों तक तो माँ बाप भी अपने बच्चों से नहीं मिल पाते एक ही घर में रह करके। ये हम इस पर थोड़ा सोचने वाली बात है, एक ही घर में रह करके नहीं मिल पाते हैं। कभी डाइनिंग पर मुलाकात होती है तब कहते हैं, तब तक तो बच्चे ने अपना फैशन वैशन बाल बदल लिए होते हैं। तो कई बार वो देख करके भी ऐसा लगता है, बड़ी हंसी वाली बात है कि वो चौंक भी जाते हैं कि ये कौन,
क्योंकि आजकल फैशन सेंस ऐसा हो गया कि 2 दिन में बदल जाता है, 10 दिन में बदल जाता है। हालांकि ये टॉपिक हंसने का नहीं है, ये टॉपिक गंभीर टॉपिक है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए कि हम कैसे अपने फैमिली मेंबर से जुड़ सकते हैं। मैंने कल भी कहा था कि परिवार नहीं होगा तो आप अकेले पड़ जाएंगे, और परिवार होगा तो आप अकेले पड़ेंगे नहीं, अकेले रहेंगे। अकेले रहना आपकी मजबूरी हो सकती है, अकेले पढ़ना आपके लिए घातक हो सकता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो जीवन में अकेला नहीं पढ़ने दें किसी को। अगर आपके भी परिवार में कुछ लोग हैं, भले ही दूर रहें, उनको दूर रहने से दिक्कत नहीं है। दूर रहना अकेला पढ़ना नहीं होता है। दूर अकेला पढ़ना तो वो होता है कि साथ में रह करके भी लोग अकेले पढ़ जाते हैं। तो ये परिवार में बहुत सारे चेंजेस आए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना, वो है परिवार के प्रकार, कि परिवार कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के पाए जाते हैं। इससे परीक्षाओं में 2 नंबर के और 7 नंबर के बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको करने में काफी मदद मिलती है। पहला हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। परिवार में सदस्यों की संख्या के आधार पर इसको समझेंगे तो इसमें हमें 3 प्रकार के परिवार देखने को मिलेंगे, और ये इंडिया इसके लिए बड़ा फेमस भी है। पहला है न्यूक्लियर फैमिली, दूसरा है जॉइंट फैमिली, और तीसरा है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली इसको कहेंगे नाभिकीय परिवार, या फिर एकल परिवार, और इसको कहेंगे संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, और इसको कहेंगे विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार, ठीक। बहुत इजीली समझ लेते हैं क्या क्या अंतर है इनमें। नाभिकीय परिवार उस परिवार को कहते हैं जहां हस्बैंड वाइफ अपने अनमैरिड बच्चों के साथ रहते हैं, एंड सर्वेंट्स कैन ऑल्सो लिव विद देम। जब पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ, नौकर और दास के साथ मिलकर रहते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग नाभिकीय परिवार। अब नाभिकीय परिवार में मैंने कितने लोग बताए हैं? हस्बैंड एंड वाइफ पहला, दूसरा देयर चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन कौन से हैं? अनमैरिड, और तीसरे कौन है? सर्वेंट्स। सर्वेंट्स, ठीक। सोशियोलॉजी ये कहती है, सोशियोलॉजिकल जो डिस्क्रिप्शन है वो ये कहता है कि अगर इन तीनों में से कोई भी एब्सेंट होगा तो हम उसे न्यूक्लियर फैमिली नहीं कहेंगे, उसे हम लोग हाउस होल्ड कहेंगे। हाउस होल्ड, याद रखिएगा, ये 3 मार्क्स के लिए ठीक ठाक क्वेश्चन है, और पूछा जा सकता है व्हाट डज इट मीन बाय हाउस होल्ड फैमिली, या व्हाट डज इट मीन बाय हाउस होल्ड अकेला ही। तो जब ये एकल परिवार था तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हाउस होल्ड भी छुपा हुआ था। तो हम ये स्टेटमेंट बन सकता है कि सारे के सारे फैमिलीज में हाउस होल्ड होता है, लेकिन सारे के सारे हाउस होल्ड फैमिली नहीं होते, क्योंकि इसमें एक लैग कर रहा है, वो इनमें से कोई भी हो सकता है। जब किसी भी न्यूक्लियर फैमिली के सारे मेंबर्स में से कोई भी एब्सेंट होता है, लैग करता है, तो उसे हम लोग हाउस होल्ड कहते हैं, ना कि फैमिली कहते हैं। कल हमने समझा भी था कि परिवार की उत्पत्ति का एक विवाही सिद्धांत बहुत फेमस है। लोग कहते हैं एक विवाह से ही परिवार की उत्पत्ति हुई है, और एकल परिवार ही सबसे पहले आया है। नेक्स्ट इज ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली की डेफिनेशन अपने आप में अलग है। क्या है? ज्वाइंट फैमिली में यह कहा जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही रसोई का पका हुआ भोजन ग्रहण करते हैं और एक ही कॉमन पूजा में भाग लेते हैं, और अपेक्षाकृत उनका एक ही मुखिया होता है, तो उसे हम लोग जॉइंट फैमिली कह देते हैं। तो जॉइंट फैमिली मीन्स अ टाइप ऑफ फैमिली वेयर 2 or more than 2 generation people living together under a single roof have the food from a single kitchen, and they used to participate and worship together and under the guidance of one and only head of the family are called joint family venture। इसको हम संयुक्त परिवार परंपरा कहते हैं। ये संयुक्त परिवार की परंपरा है जो बेसिकली एशियन या फिर भारतीय समाजों में ही देखी जाती है।
ये भारतीय समाजों की देन है, एशियन, और भारत ही इसका जननी है। भारत में संयुक्त परिवार बहुत पाए जाते हैं। हम में से सब कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार में ही पले बड़े हैं। संयुक्त परिवार आपके टॉपिक में अलग से भी है, ज्वाइंट फैमिली। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा हिंट दे दूं कि संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेंस के लिए। जैसे कि ज्वाइंट फैमिली के टूटने के कारण क्या है। अब तो नहीं है हमारे पास ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो क्यों टूट रहे हैं ज्वाइंट फैमिली, एक तो ये पता होना चाहिए। एंड व्हाट आर द अदर रीजंस रिगार्डिंग द फैमिली मेंबर्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली वेंचर्स। तो संयुक्त परिवारों के टूटने के कारण क्या है, टूटने के साथ साथ संयुक्त परिवार के क्या लाभ हो सकते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स, और क्या उसकी हानियां हो सकती हैं, क्या उसके डिमेरिट्स हो सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, ये भी हम लोग उसमें देख सकते हैं। तो ये इंडियन कॉन्सेप्ट है। एज यू आर हैविंग दिस टॉपिक in your syllabus separately in this unit, so we are going to discuss it in that manner. अगला है विस्तृत परिवार। ये बड़ा रोचक परिवार है। जैसे यहाँ दो या दो से अधिक परिवार के लोग, पीढ़ियों के लोग रहते थे, एक ही छत के नीचे एक ही रसोई का पका हुआ भोजन खाते हैं, एक ही पूजा में भाग लेते हैं, एक ही उनका मुखिया होता है, रसोई एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज विस्तृत परिवार। इसमें माता की ओर से और पिता की ओर से, दोनों की ओर से दो दो पीढ़ियों के लोग रहते हैं एक साथ एक ही छत के नीचे, तो उसे विस्तृत परिवार कहते हैं। बाकी सारे कॉन्सेप्ट यही होते हैं। विस्तृत परिवार उसे कहा जाएगा जब दोनों की ओर से दो दो पीढ़ियों के पीपल एक साथ रहेंगे। तो व्हेन द पीपल ऑफ 2 और मोर देन 2 जनरेशन लिव टुगेदर फ्रॉम मदर एंड फादर, दोनों ही पेट्रियार्कल और मैट्रियार्कल सिस्टम के लोग एक साथ रहेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं विस्तृत परिवार या एक्सटेंडेड फैमिली। भारत में आजकल ये नहीं है। मैं इस एक परिवार से मिला भी हूं उड़ीसा में, जिसमें 274 लोग थे, 274 लोग एक ही परिवार में थे। दास फैमिली है उड़ीसा की। राजस्थान के नागौर में भी एक फैमिली है जिसमें शायद 280 लोग। ऐसे परिवार अब धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि इतने बड़े परिवार का मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये परिवार धीरे धीरे करके गायब हो चुके हैं। ये है एक्सटेंडेड फैमिली। तो ये हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैमिली, है ना। परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, न्यूक्लियर, जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। हाँ, ये अलग से टॉपिक है, इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स पर भी बात करनी है, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली की केवल डेफिनेशन ही पूछी जाती है। तो अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों को आपको हेडिंग बना करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि डिस्कस द नंबर ऑफ फैमिलीज या टाइप्स ऑफ फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैमिली, तो आप सबसे पहले तो फैमिली को डिफाइन करेंगे, एक डेफिनेशन लिखेंगे कोई भी, आइदर लुसी मेयर और मैकाइवर पेज, इनमें से कोई भी एक लिखेंगे। देन अपन सीधा सीधा उससे जोड़ देंगे कि ये हमारे परिवार के प्रकार हैं, और इनको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक, अब हम ये भी देखते हैं कि दूसरा प्रकार क्या है। दूसरा प्रकार होता है जिसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। ठीक, इसमें देखते हैं कितने प्रकार के परिवार हैं। फर्स्ट वन इसमें होता है पैट्रियालोकल। पैट्रियालोकल, इसको कहेंगे पितृ स्थानीय। पितृ स्थानीय यानी ये परिवार तब बनता है जब विवाह के बाद जो ब्राइड है वो अपने हस्बैंड के घर जाकर के रहने लगती है। सामान्यतः हमारे यहाँ पैट्रियालोकल सिस्टम ही पाया जाता है। दूसरे परिवार इसमें होते हैं मैट्रियालोकल। मैट्रियालोकल, इसको कहेंगे मातृ स्थानीय। जब विवाह के बाद परिवार बनाने के लिए जो ग्रूम है वो ब्राइड के घर जाकर के रहने लगता है, तो उसको कहते हैं मातृ स्थानीय परिवार। तीसरा इसमें होता है जिसको कहते हैं न्यू लोकल। न्यू लोकल, इसको कहते हैं नव स्थानीय परिवार। ये अक्सर क्रिश्चियन सोसाइटी में, ईसाइयों में देखा जाता है कि विवाह के बाद ना तो ग्रूम के घर जाते हैं ना ब्राइड के घर जाते हैं, दोनों अपने नए घर में जाकर के रहते हैं, उसको कहते हैं नव स्थानीय परिवार। ये क्रिश्चियन सोसाइटी में पाया जाता है। इसके बाद है बायोलोकल
बायोलोकल, इसको कहेंगे द्वय स्थानीय, द्वय स्थानीय। इसमें वे किसी के भी दोनों के घर जाके रहते हैं और दोनों के घर जाकर के बारी बारी से रहते हैं, बारी बारी से रहते हैं, तो उसको बायोलोकल कहा जाता है कि पहले थोड़े दिन उनके घर जाएंगे फिर थोड़े दिन इनके घर रहेंगे, तो उसको बायोलोकल कहा जाता है। नेक्स्ट वन इसमें होता है जिसको कहेंगे ड्यू लोकल, ड्यू लोकल, द्वय स्थानीय, द्वय स्थानीय। इसमें भी ऐसा ही होता है सेम कि दोनों किसी के भी घर नहीं रहते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों अपने अपने घरों में रहेंगे। ये अक्सर ट्राइबल कल्चर में देखा जाता है या कुछ उड़ीसा और ईस्टर्न इंडिया में देखा जाता है। और उसमें ये कहा जाता है कि जब ये इस प्रकार से दोनों अपने अपने घर में रहेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी तो वे इनके घर जा सकते हैं, वे इनके घर जा सकते हैं मिलने के लिए, तो इसको ड्यू लोकल कहा जाता है ना। और एक होता है AVANCU, एवेन्यू लोकल, इसको कहते हैं मामा स्थानीय, मामा स्थानीय। ये भी लगभग एक्सटिंक्ट हो चुका है, गायब हो चुका है। ये तब देखा जाता है जब हम ये कहते हैं कि लड़के के मामा के घर जाकर के लोग रहने लगते हैं, इसको मामा स्थानीय कहा जाता है। तो इस तरह से परिवार अगर हम देखेंगे स्थान के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर, यानी कहाँ रहकर के परिवार का फॉर्मेशन होता है, तो उसे कहते हैं फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस के आधार पर परिवार कैसे हैं और किस किस प्रकार से बनते हैं, तो ये दूसरा प्रकार है परिवार का। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसमें परिवार का प्रकार, तो उसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, ये तीसरा प्रकार है। इसमें कौन कौन से परिवार होते हैं अथॉरिटी के बेस पर? इसमें बेसिकली पहला परिवार होता है जिसे कहते हैं पैट्रियार्कल, पितृसत्तात्मक, ठीक। दूसरा होता है मैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल, और यह है मातृसत्तात्मक। ये ठीक वैसे ही परिवार हैं। हमारे भारत में बेसिकली पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, जहां परिवार का मुखिया पिता ही होता है और पिता के अनुसार ही लोग चलते हैं, डिसीजन मेकर भी फैमिली पाई जाती है। इसी को मेल डोमिनेंट सोसाइटी कहते हैं। जो फेमिनिस्ट लोग हैं, फेमिनिस्ट आंदोलन चलाते हैं, वो इस प्रकार के परिवारों का विरोध करते हैं कि माता पिता दोनों की भूमिका होती है, तो दोनों की सत्ता होनी चाहिए, किसी एक की सत्ता कैसे हो सकती है ना, किसी एक की सत्ता कैसे हो सकती है इसमें कि हम उसको किसके आधार पर मान लें, है ना। तो ये क्या है जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं वंश नाम के, वो उसके सत्ता के आधार पर परिवार दो ही प्रकार के होते हैं, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। या तो परिवार में माँ की सत्ता चलेगी या परिवार में पिता की सत्ता चलेगी, इसको भी हम लोग। इसके अलावा परिवारों को अगर हम देखेंगे, एक मैट्रिलिनियल होता है, एक लेटरल होता है। तो परिवारों को वंश नाम के आधार पर भी बांटा गया है, जिसे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर में, तो हम परिवार के सभी प्रकारों को समझ पाएंगे। और उसके अलावा परिवारों के कार्य और परिवारों में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक फैमिली पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।